लोग वेट कर रहे हैं वो अभी नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया है, बस इतना ही बात है। ना फॉल हुआ ना राइज हुआ, थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है। आगे जुड़ते हैं, संदीप सब्रवाल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। काफ़ी उथल पुथल वाला रहा ये सीरीज़ भी। मैं बोलूँगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ वो सीरीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा था, सेकेंड हाफ थोड़ा कूल ऑफ या थोड़ा रियलिटी चेक हुआ है मार्केट का। ये सर अगली सीरीज में हम कम रोल ओवर और ज़्यादा प्रीमियम के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब कन्विक्शन तो स्ट्रांग लेके जा रहे हैं बट पोजीशंस उतनी स्ट्रांग नहीं है ऑन टेबल्स। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर। देखिए, एक रोल ओवर कम होने का कारण ये भी होता है कि हो सकता है कि जो लोग शॉर्ट हों वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि इतना हाई प्रीमियम होना जो है स्टॉक्स पे भी अगर आप देखें और इंडेक्स पे भी देखें तो वो नॉर्मली ये इंडिकेट करता है कि ज्यादातर लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम होने का मतलब है कि लॉन्ग्स जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं अपना पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस हिसाब से मैं इस चीज को एनालाइज करूंगा। ओवरऑल हम जैसे आपने कहा कि मार्केट एक लेवल पे आके रुका है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लेवल पे आके जरूर रुकेगा, क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में देखें तो फिर भी हम लोग काफी स्ट्रेंथ रही है। तो ऐसा नहीं है, काफी इमर्जिंग मार्केट्स कुछ दिन गिरे लेकिन हम नहीं गिरे, और वैल्यूएशंस भी इस लेवल पे सस्ती नहीं है, बबल टेरिटरी में नहीं है लेकिन सस्ती नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल एवरेज से 31% ज्यादा है। तो ये सब कारण है कि और मुझे लगता है कि आगे जाके भी अगले कुछ समय तक ज्यादा मार्केट का अपसाइड इन लेवल से मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संदीप। थोड़ा सा और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपसे व्यू समझना चाहें तो आप एग्री कमोडिटीज पर किस तरह का व्यू बना रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहे कॉफ़ी हो, टी हो और दूसरी एग्री कमोडिटीज़ हो, उनमें लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेज़ी दिख रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस टू द प्रोडक्शन ऑल्सो। आप इस स्पेस में कुछ क्या व्यू रखते हैं? नहीं, ग्लोबल कमोडिटी जो कि सॉफ्ट कमोडिटीज है उनमें प्ले करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो टी प्राइसेस तो इनफैक्ट कम हुए हैं, तो कॉफी में जरूर रैली हो सकती है। और तो जो सॉफ्ट कमोडिटी एग्री कमोडिटी में जो एक सेक्टर को मैं प्ले करता हूँ वो नॉर्मली शुगर को है। तो शुगर स्टॉक्स मेरे हिसाब से काफी अच्छे से करेक्ट हुए हैं ऊपर से। तो ये सेक्टर करंट प्राइसेस पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी बलरामपुर चीनी है। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी 350 रुपए के आसपास टॉप में मेरे ख्याल से 550 तक गया था, तो वहां से काफी करेक्शन हुआ है। अगले 2-3 साल शुगर स्टोरी भी ठीक रहेगी, इथेनॉल स्टोरी भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी एक डिसेंट लेवल पे आ गया है ये सेक्टर। ऑलराइट संदीप जी, गुड आफ्टरनून। पूजा हियर। अभी आपने बताया कि मार्केट अभी इन स्तरों पर थोड़े एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा। तो अभी तक जिन्होंने एंट्री नहीं की होगी उन्हें अभी क्या करना चाहिए? इन स्तरों पर एंट्री लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और नीचे आने दें? कौन से लेवल्स आप उनको सुझाएंगे एंट्री लेने के लिए? और कुछ सेक्टर्स अभी जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कुछ सेक्टर्स के बारे में अभी आपने बताया, इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर है जो कि आपको इन स्तरों पर अच्छे लग रहे हैं? देखिए, पूरे मार्केट में सारे सेक्टर्स एक साथ ऊपर टॉप नहीं करते और सारे सेक्टर्स एक साथ बॉटम नहीं करते। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक ठाक है और मार्केट्स में रीजनेबल बॉयंसी है और डिमांड कंडीशंस भी ठीक है, मतलब शायद वैसी ना हो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से थोड़े कम होते तो होती, लेकिन अभी भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इंटरेस्ट रेट, तो उसमें कुछ सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेफर्ड सेक्टर्स में ऑटोज, कैपिटल गुड कंपनीज मुझे लगता है कि ये अच्छा करेंगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और कमोडिटी सेक्टर्स पे भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। संदीप, एक और ट्रिगर है जो मार्केट के अंदर है, वो है रिलायंस की एजीएम। हालांकि अलग अलग तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। पहले ये खबर थी कि एजीएम से रिलायंस जियो का और रिटेल के बिजनेस का डीमर्ज की रेट आ सकते हैं, लेकिन हमारी सहयोगी नयनतारा उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ली है कि शायद इसको लेके कोई मेजर अनाउंसमेंट ना आए। तो आपका रिलायंस पे टेक क्या है वैसे? देखिए, रिलायंस पे एक तो ये जो डीमर्जर्स की सारी स्टोरीज आती रहती हैं वो मुझे लगता है लोगों को साइड पे रख देनी चाहिए। मेरा जो रीडिंग है मुकेश अंबानी जी का, कि वो ये सब फाइनेंशियल जगलरी डीमर्जर ये वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका।
अगर अल्टीमेटली अंपायर को इस तरह से डिवाइड करना पड़े कि उनके बच्चों में ऐसा डिवीजन नेसेसरी हो जाएगा तो फिर वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी काफी कंपनीज की बागडोर नेक्स्ट जनरेशन को दी गई है। अभी हार्डली कोई समय हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय रहेगा उसमें। ओवरऑल रिलायंस फेयरली वैल्यूड है इस समय, बिकॉज उनकी जो कोर रिफाइनिंग बिजनेस है वहाँ पे जो बेस्ट पीरियड अभी कुछ महीने था वो इतना अच्छा नहीं रहा। रिटेलिंग बिजनेस ठीक कर रहा है, लेकिन जियो में परफॉर्मेंस जो है, जियो प्लेटफॉर्म्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज या नॉर्मल बिलो एवरेज रही है। और पेट्रोकेमिकल्स के मार्जिन्स थोड़े स्क्वीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर है। तो ओवरऑल फेयरली वैल्यूड है, मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं लगता रिलायंस में। मेरा एक सवाल ना आज सरकारी बैंकों को लेकर भी है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं सरकारी बैंकों के आज मूवमेंट बहुत तेज़ है इसलिए पूछ रहा हूँ। एक बार आप जरा स्क्रीन पे दिखा भी दीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सारे दिखाइए। क्योंकि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते हो और वैल्यू जज करने में आप माहिर हो। आप अपने पोर्टफोलियो में या अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में सरकारी बैंकों को अब और इस समय जोड़ने का अनुमति दोगे, अलाउ करोगे? और ये मैं थोड़ा पोजिशनल होकर पूछ रहा हूँ, यानी कि मैं 1 से 1.5 साल 2 साल भी इसका कैरी फॉरवर्ड ले सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे चल जाए और हमारे से वो मौका मिस हो जाए। अभी तक तो नहीं हुआ हो, अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सोचते सोचते मौका ही मिस हो जाए कि सरकारी कंपनियां जो हमको बहुत छोटे छोटे सस्ते दाम पे मिल रही थी, आज तो 10 गुना, 2 गुना, 5 गुना हो गई हैं। देखिए, मार्केट में कोई मिसिंग द बस होता नहीं है। 4000-5000 कंपनी लिस्टेड हैं। अगर आपको कोई अच्छी कुछ कंपनी आप मिस कर गए तो और नई कंपनी मिल जाएंगी। तो ऐसा कोई मुझे वो एक्चुअली एक रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी होती है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी आती है। अभी जब मार्केट में गिरावट आई थी तो काफी सारे जो फैंसी स्टॉक्स थे ऊपर से 40-50% गिर गए थे। तो मार्केट हमेशा बीच बीच में अपॉर्चुनिटी देता रहता है, तो किसी भी स्टॉक या सेक्टर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस पे आप बुलिश हो कि आप बेरिश हो आप इस पे? सरकारी बैंक्स में कभी नहीं खरीदता तो और मैं आगे जाके भी खरीदूंगा नहीं। ये इतनी चिढ़ क्यों है आपको सरकारी बैंकों से? नहीं, इसके कारण ये है कि एक तो इनका जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेते जा रहे हैं। तो अगर बैंक का जो कोर क्या होता है, कासा डिपॉजिट्स। आज का न्यू जनरेशन का कोई भी आप किसी को भी आप रैंडमली पिक कर लीजिए, उनसे पूछिए कि आप सरकारी बैंक में अकाउंट खोलेंगे, तो कोई नहीं खोलता। तो ये जो इनकी लीगेसी कुछ डिपॉजिट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि क्योंकि ये लोग इतना डिपॉजिट रेज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इनके मार्जिन हिट करेंगे। और टिपिकली बिनाइन इंटरेस्ट रेट साइकिल में हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि ये बैंक्स ठीक करते हैं और जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं इनमें सबसे पहले एनपीएस बढ़ने शुरू होते हैं। तो वैल्यूएशन के हमेशा सस्ते रहते हैं और मेरे हिसाब से हमेशा सस्ते रहेंगे आगे भी। ऑलराइट, तो आपको वैल्यूएशन के लिहाज से पसंद नहीं आते हैं पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक स्पेशली, लेकिन आपका सीमेंट सेक्टर पे क्या व्यू रहेगा यहाँ पर संदीप? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई कंपनियों ने बड़े कैपेक्स प्लान भी अनाउंस किए और क्योंकि कंस्ट्रक्शन थीम से जुड़ा हुआ सेक्टर भी है, कैपेक्स थीम से जुड़ा हुआ सेक्टर भी है। सीमेंट स्पेस पर आपका क्या व्यू है और आपको कौन सी मिड कैप सीमेंट कंपनियां ज्यादा पसंद आती है या फिर जो लीडर्स इन द स्पेस है, क्या आपका व्यू रहेगा यहाँ? देखिए, सीमेंट सेक्टर में जो बहुत ज्यादा केपेक्स की अनाउंसमेंट हो रही है और अडानी ग्रुप के आने से भी वो एक्विजिशन के बाद मुझे लगता है वो लोग भी काफी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे। तो ये डिमांड सिचुएशन अच्छी है, लेकिन अगर एग्रेसिव बहुत कैपेसिटी एक्सपेंशन होती हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे आ सकता है। तो ये हमें एक चीज के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। लॉन्गर टर्म मुझे ये सेक्टर ठीक लगता है, लेकिन नीचे से काफी स्टॉक्स जैसे जो लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट वो नीचे से 25% चढ़े हैं अभी रिसेंट पास्ट में। तो अभी हमें नियर टर्म वेट करनी चाहिए, थोड़ा वैल्यूएशन बेटर है तब खरीदना चाहिए। तो लॉन्गर टर्म अभी भी व्यू कंस्ट्रक्टिव लगता है, लेकिन अडानी ग्रुप के एक्विजिशन के बाद वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस करते हैं और उसका असर ओवरऑल इंडस्ट्री के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और डायनेमिक्स पे क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा।
ओके संदीप जी, जब कुछ समय पहले हमने आपसे बात की थी, आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रनअप भी वहाँ पर देखने को मिला। क्या अभी भी ये पूरा स्पेस आपको अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है? कुछ स्टॉक्स भी आपने हमें तब मेंशन किए थे। अभी आपका क्या व्यू बन रहा है इस सेक्टर को लेकर? जी हाँ, मुझे लगता है कि फोर व्हीलर्स में महिंद्रा मारुति अच्छा करेंगे। ऑटो एंसिलरीज में काफ़ी कंपनीज हैं वैसे तो, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज में अपोलो टायर्स है और भारत फोर्ज है, तो मुझे लगता है कि मैं इन कंपनीज के बारे में बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म। ऑल राइट, तो ये व्यू यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस को लेकर ले लिया। कुछ समय पहले अभी कुछ देर पहले हमने बैंकिंग स्पेस की भी बात की। आपने बताया कि प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं आपको, और ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि मिड कैप बैंकों में जो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। क्या ये रैली काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं? ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं सही है एंट्री के लिए, या फिर मिड कैप बैंकों को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, IDFC काफ़ी ज़्यादा चले हैं इस बीच। उन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, आरबीएल फेडरल बैंक को तो मैं अवॉइड ही करूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे काफी अच्छे थे और उनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी ठीक लग रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी है बैंक की, लेकिन नीचे से काफी चढ़ा है। तो अभी कुछ हफ्ते पहले ये 27-28 लेवल पे मेरे ख्याल से गया था, आज 48-49 है। तो एक बहुत शार्प अप मूव आ गया है। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो, अगर आप टॉप बैंक को छोड़ के कोई छोटे बैंक को देखना चाहते हैं तो इसको अपने नजर में रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा, वो ये है कि आईटी को लेकर क्या हम इतना बुलिश हो सकते हैं कि अगला एक क्वार्टर यानी कि अगले 3 महीने जो होंगे पूरे, ये हम आईटी को लेकर कुछ पुल बैक देखेंगे? कम से कम गिरावट कैप होगी, पुल बैक आए ना आए वो एक अलग मैटर हो सकता है, गिरावट हमारी कैप हो सकती है, यानी कि गिरावट रुक सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे चांसेस लगते हैं वैसे आपको? ये आईटी मेरा सबसे अंडरवेट सेक्टर है इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिमांड कंसर्न्स हैं वो अभी इन स्टॉक्स में फैक्टर्ड इन नहीं है। यूएस में रिसेशन जरूर आएगा, जो फेडरल रिजर्व की टाइटनिंग है वो कब आएगा, अगले 3-6 महीने में आएगा, उसका असर इनके डिमांड आउटलुक पे जरूर होगा। मार्जिन एज इट इज हम देख रहे हैं कि प्रेशर में है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर कोई मुझे खास अच्छा नहीं लगता। तो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली पोर्टफोलियोज में अंडरवेट ही रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आज समय देने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बाजार पर एक